द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे के बारे में हमारी सोच ही हमें अमीर या गरीब बनाती है। पैसा कमाने के बावजूद लोग गरीब क्यों रहते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाई के बावजूद धीरे धीरे अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग लाखों रुपए कमाने के बावजूद हमेशा पैसों की कमी से परेशान रहते हैं? एक व्यक्ति 30,000 रुपए महीने कमाता है, फिर भी हर महीने कुछ पैसे बचा लेता है। दूसरा व्यक्ति 1 रुपए लाख महीने कमाता है, लेकिन महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचता। आखिर ऐसा क्यों? क्या अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा कमाना जरूरी है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब के लेखक मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि पैसे के मामले में सफलता सिर्फ नॉलेज पर निर्भर नहीं करती, ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप पैसे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि पैसा एक मैथमेटिकल गेम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम भी है। आज की इस वीडियो में हम इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीखों को आसान भाषा और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे और वीडियो के अंत तक शायद आपकी पैसे को देखने की पूरी सोच बदल जाए। लेसन 1, मनी इज अ बिहेवियर गेम। मान लीजिए 2 लोगों को 10 रुपए लाख मिलते हैं। पहला व्यक्ति उस पैसे से एक महंगी कार खरीद लेता है। दूसरा व्यक्ति 10 रुपए लाख को निवेश कर देता है और अपनी लाइफस्टाइल पहले जैसी ही रखता है। कुछ साल बाद दोनों की फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल अलग हो सकती है। यही कारण है कि सिर्फ ये जानना कि इन्वेस्टमेंट कैसे काम करता है काफी नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप खुद कैसे बिहेव करते हैं। किसी व्यक्ति को स्टॉक मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है, लेकिन अगर मार्केट गिरते ही वो डरकर अपना इन्वेस्टमेंट बेच देता है तो नॉलेज उसके काम नहीं आएगी। वहीं दूसरा व्यक्ति एवरेज नॉलेज के साथ डिसिप्लिन रहकर लंबे समय तक निवेश करता है और बेहतर परिणाम हासिल कर सकता है। इसलिए पैसा सिर्फ दिमाग का नहीं, व्यवहार का भी खेल है। लेसन 2, हर व्यक्ति की मनी स्टोरी अलग होती है। आप पैसे के बारे में जो सोचते हैं वो सिर्फ किताबों से नहीं बनी। आपका बचपन, परिवार, आसपास के लोग और आपके जीवन के अनुभव आपकी मनी साइकोलॉजी बनाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने बचपन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी हैं तो वो शायद ज्यादा सेविंग करना पसंद करे। दूसरी तरफ जिसने बचपन से फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखी है वो रिस्क लेने में ज्यादा कंफर्टेबल हो सकता है। इसलिए जब 2 लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में अलग अलग डिसीजंस लेते हैं तो जरूरी नहीं कि उनमें से एक बेवकूफ हो। उनके एक्सपीरियंसेस अलग हो सकते हैं। यही कारण है कि हमें दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस को देखकर तुरंत जज नहीं करना चाहिए। आपकी फाइनेंशियल जर्नी आपकी अपनी जर्नी है। लेसन 3, कंपाउंडिंग की असली ताकत। अब आते हैं किताब की सबसे पावरफुल सीखों में से एक पर, कंपाउंडिंग। मान लीजिए आपने आज 1 रुपए लाख इन्वेस्ट किए। अगर आपका पैसा लंबे समय तक एवरेज रिटर्न कमाता रहता है और आप उसे बार बार निकालने के बजाय बढ़ने देते हैं तो समय के साथ ग्रोथ पर भी ग्रोथ मिलने लगती है। यही कंपाउंडिंग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपाउंडिंग को समय चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना ही होगा। कई बार ज्यादा महत्वपूर्ण ये होता है कि आप जल्दी शुरुआत करें और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहें। इसीलिए इन्वेस्टिंग में सिर्फ रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ध्यान रखें, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते। मार्केट में उतार चढ़ाव और नुकसान दोनों संभव हैं। लेसन 4, सेविंग क्यों जरूरी है? बहुत से लोग सोचते हैं जब मेरी सैलरी बढ़ेगी तब मैं सेविंग शुरू करूंगा, लेकिन अक्सर सैलरी बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। नई सैलरी, नई बाइक, नया फोन, नई शॉपिंग और अंत में सेविंग फिर भी 0। इसलिए सेविंग सिर्फ इनकम का रिजल्ट नहीं है, ये एक हैबिट है। अगर आप आज 20,000 रुपए कमाते हैं और उसमें से कुछ बचाना सीख जाते हैं तो भविष्य में इनकम बढ़ने पे सेविंग करना आपके लिए आसान हो सकता है। और सेविंग का मतलब सिर्फ किसी बड़े परचेज के लिए पैसा जमा करना नहीं है। सेविंग आपको फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर अचानक आपकी इनकम रुक जाए तो सेविंग्स आपको कुछ समय तक अपने पैरों पर खड़े रहने में मदद कर सकती है। लेसन 5, वेल्थ और रिच दिखने में फर्क है। ये किताब की बहुत इंटरेस्टिंग सीख है। रिच दिखना और वेल्दी होना अलग चीजें हैं। अगर किसी के पास महंगी कार है तो आपको उसकी कार दिखाई देती है, लेकिन आपको ये नहीं दिखाई देता कि उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, कितना डेट है और उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी कितनी है। असल वेल्थ अक्सर दिखाई नहीं देती, क्योंकि वेल्थ वो पैसा है जो आपने खर्च नहीं किया। अगर आपके पास 10 रुपए लाख हैं और आपने उसे पूरी तरह खर्च कर दिया तो आप रिच दिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने 10 रुपए लाख बचाकर या इन्वेस्ट करके रखा है तो शायद कोई आपको देखकर अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि आपके पास वेल्थ है।
इसलिए दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करने के बजाय अपने फ्यूचर को मजबूत करने पर ध्यान दें। लेसन 6, दूसरों से तुलना करना बंद करें। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत आसान बना दिया है। आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं, किसी के पास नई कार है, किसी का नया घर है, कोई विदेश घूम रहा है, और धीरे धीरे हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि उस व्यक्ति की फाइनेंशियल रियलिटी क्या है। हो सकता है वो डेट में हो सकता है उसने अपनी सेविंग्स खर्च कर दी हो, या हो सकता है उसकी इनकम और प्रायोरिटीज आपसे बिल्कुल अलग हो। इसलिए फाइनेंशियल सक्सेस को दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपनी जिंदगी के गोल्स से कंपेयर करें। आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी और से ज्यादा रिच दिखें। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। लेसन 7, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। फाइनेंशियल लाइफ में अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। आपकी इनकम कम हो सकती है, मार्केट गिर सकता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस आ सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है। इसलिए अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग इस असम्पशन पे नहीं करनी चाहिए कि सब कुछ हमेशा परफेक्ट रहेगा। आपको कुछ मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना चाहिए। उदाहरण के लिए इमरजेंसी फंड रखना, अपने खर्चों को कंट्रोल में रखना, हर पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट न करना, और अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज्यादा डेट न लेना। क्योंकि जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ लॉस नहीं है, सबसे खतरनाक है ऐसा लॉस जिससे आप फाइनेंशियल गेम से ही बाहर हो जाएं। लेसन 8, मार्केट गिरना हमेशा बुरी बात नहीं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो इन्वेस्टर खुश होते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो डर पैदा हो जाता है। यहीं पे साइकोलॉजी काम करती है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को समझना जरूरी है। मार्केट का गिरना इन्वेस्टमेंट जर्नी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर गिरावट में आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए। आपको अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल सिचुएशन को समझना चाहिए, और किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सिर्फ एक्साइटमेंट या डर के आधार पर नहीं लेना चाहिए। लेसन 9, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हम अक्सर जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। आज इन्वेस्टमेंट किया, कल पैसा डबल हो जाए। आज यूट्यूब चैनल शुरू किया, कल लाखों व्यूज आ जाएं। आज बिजनेस शुरू किया, अगले महीने करोड़ों का प्रॉफिट हो जाए। लेकिन वास्तविक वेल्थ क्रिएशन अक्सर धीरे धीरे होती है। एक पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता। आप उसे पानी देते हैं, समय देते हैं, और कई साल बाद वो बड़ा बनता है। मनी में भी यही प्रिंसिपल काम करता है। कंसिस्टेंसी टाइम पावरफुल रिजल्ट। इसलिए शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म प्रोसेस पर फोकस करें। लेसन 10, गेटिंग रिच और स्टेइंग रिच अलग है। पैसा कमाना एक चैलेंज है, लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी बड़ा चैलेंज हो सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बिजनेस से बहुत पैसा कमाया। उसने सोचा कि अब रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसने अपना पूरा पैसा एक रिस्की इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। अगर वो इन्वेस्टमेंट खराब हो गया तो उसकी वेल्थ का बड़ा हिस्सा खत्म हो सकता है। इसलिए वेल्थ बनाने के साथ साथ वेल्थ प्रोटेक्शन भी जरूरी है। कुछ महत्वपूर्ण प्रिंसिपल्स: जरूरत से ज्यादा रिस्क न लें, डाइवर्सिफिकेशन को समझें, इमरजेंसी फंड रखें, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज्यादा डेट न लें, लॉन्ग टर्म सोच रखें। लेसन 11, फाइनेंशियल फ्रीडम सबसे बड़ी वेल्थ है। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन आपके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है। आप हर दिन तनाव में हैं, हर डिसीजन सिर्फ इनकम के डर से लेना पड़ रहा है। तो क्या आप वास्तव में फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं? किताब की एक महत्वपूर्ण सोच ये है कि पैसे की सबसे बड़ी ताकत है अपने समय पर नियंत्रण। अगर आपके पास पर्याप्त फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो आप कुछ सिचुएशंस में ना कहने की फ्रीडम पा सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, अपने पसंद का काम चुन सकते हैं, और हर डिसीजन सिर्फ सैलरी के आधार पर नहीं लेना पड़ता। यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली ताकत है। लेसन 12, लक और रिस्क को समझिए। हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी सुनते हैं। किसी ने कंपनी बनाई और करोड़ों कमाए, किसी ने सही समय पे स्टॉक खरीदा, किसी ने बिजनेस शुरू किया और सफल हो गया। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी में सिर्फ मेहनत नहीं होती, कभी कभी टाइमिंग, अपॉर्चुनिटी और लक भी भूमिका निभाते हैं। इसी तरह फेलियर में भी सिर्फ व्यक्ति की गलती नहीं होती, रिस्क और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स भी असर डाल सकते हैं। इसलिए सक्सेसफुल व्यक्ति को देखकर ये मत सोचिए मैं बिल्कुल वही करके उतना ही सफल हो जाऊंगा, और किसी फेल्ड व्यक्ति को देखकर ये भी मत सोचिए उसने जरूर कोई बहुत बड़ी गलती की होगी। रियल लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। लेसन 13, अपनी फाइनेंशियल गोल को डिफाइन करें। हर व्यक्ति के लिए अमीर होने का मतलब अलग है। किसी के लिए 1 रुपए करोड़ बहुत बड़ी वेल्थ है,
किसी के लिए 5 रुपए करोड़ भी पर्याप्त नहीं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपको कितना चाहिए और क्यों चाहिए, तो आप हमेशा ज्यादा पाने की कोशिश करते रहेंगे। इसलिए खुद से पूछिए, मुझे कितनी इनकम चाहिए, मेरे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, मुझे कितनी सेविंग्स चाहिए, मैं कब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहता हूँ, मेरी सबसे महत्वपूर्ण प्रायोरिटीज क्या हैं। जब आपका गोल क्लियर होगा तब फाइनेंशियल डिसीजंस लेना भी आसान होगा। लेसन 14, इनफ का मतलब समझिए। पैसे की दुनिया में एक बहुत खतरनाक ट्रैप है, बस थोड़ा और। 10 रुपए लाख हैं तो 20 रुपए लाख चाहिए, 20 रुपए लाख हैं तो 50 रुपए लाख चाहिए, 50 रुपए लाख हैं तो 1 रुपए करोड़ चाहिए। और फिर भी मन कहता है थोड़ा और। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब थोड़ा और पाने के लिए हम इतना रिस्क लेने लगते हैं कि हमारे पास जो है वो भी खतरे में पड़ जाता है। इसलिए अपनी जिंदगी में एक पॉइंट पर यह समझना जरूरी है कि मेरे लिए इनफ क्या है। ये हर व्यक्ति के लिए अलग होगा, लेकिन इसे डिफाइन करना फाइनेंशियल पीस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेसन 15, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट खुद की फाइनेंशियल बिहेवियर में करें। अगर आप पर्सनल फाइनेंस सीख रहे हैं तो सिर्फ स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या बिजनेस मॉडल्स सीखना काफी नहीं है। आपको ये भी सीखना होगा फियर को कैसे कंट्रोल करें, ग्रीड को कैसे कंट्रोल करें, इम्पल्स बाइंग से कैसे बचें, लॉन्ग टर्म कैसे सोचें, लॉस के समय कैसे शांत रहें और अपनी लाइफस्टाइल को इनकम के साथ लगातार बढ़ने से कैसे रोकें। क्योंकि आखिर में आपका फाइनेंशियल रिजल्ट सिर्फ आपके इन्वेस्टमेंट से नहीं बनेगा, वो बनेगा इनकम, सेविंग, इन्वेस्टिंग, बिहेवियर, टाइम, इन सभी के कॉम्बिनेशन से। पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख, अगर इस पूरी किताब को कुछ लाइंस में समझना हो तो शायद ये कहा जा सकता है, पैसे के मामले में आपको सबसे पहले खुद को समझना होगा। हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग है। जल्दी अमीर बनने के बजाय लंबे समय तक टिके रहने पर ध्यान दें। सेविंग को हैबिट बनाएं, कंपाउंडिंग को समय दें, दूसरों से तुलना न करें, अपनी जरूरत से ज्यादा रिस्क न लें और सबसे महत्वपूर्ण, ऐसी वेल्थ बनाएं जो आपको अपने समय पर कंट्रोल दे। क्योंकि आखिरकार पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू है फ्रीडम। कंक्लूजन। तो दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाती कि आप रातों रात करोड़पति कैसे बने। ये हमें इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण चीज सिखाती है, पैसों के साथ सही व्यवहार कैसे करें। हो सकता है आपकी इनकम अभी कम हो सकता है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा न हो, लेकिन आप आज से अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स को बेहतर करना शुरू कर सकते हैं। थोड़ा बचाना, सोच समझकर खर्च करना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को समझना और सबसे महत्वपूर्ण, अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर रखना। याद रखिए, अमीर दिखना और अमीर होना अलग अलग चीजें हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा पैसा होने का नाम नहीं है, ये अपने समय और फैसलों पर ज्यादा कंट्रोल पाने का नाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही मनी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की आसान जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए आपकी नजर में फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बड़ा मतलब क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।